एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जल्दी से। देखिए हलचलें तेज हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में बीजेपी दफ्तर पहुंचने का सिलसिला नेताओं का शुरू हो गया है, क्योंकि एनडीए बहुमत के आंकड़े से आगे निकल चुका है, काफी आगे। 122 का वो जादुई आंकड़ा होता है जिसे छूना होता है 243 सीटों के लिहाज से, लेकिन काफी आगे इस वक्त बीजेपी एनडीए दिखाई दे रहा है। और देखिए अब 148 पर हालांकि फिलहाल दिखाई दे रही है। आंकड़े आगे पीछे बढ़ रहे हैं और पटना में हलचलें काफी तेज हो चुकी हैं। तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहां पर अब शुरू हो चुका है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता ने उन्हें बहुमत दिया है और ऐसे में हलचलें काफी तेज हो चुकी हैं। चलिए हमारे साथ कुछ खास राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा करेंगे। वत्सल मूर्ति जी, प्रवक्ता बीजेपी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है, नंबर 1 पर बीजेपी, नंबर 2 पर जेडीयू, नंबर 3 पर आरजेडी, लेकिन कांग्रेस कहां है सर? क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष भी आप पर यह आरोप लगाती आई कि प्रचार प्रसार के दौरान भी पार्टी गायब रही और अब जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उससे भी गायब। देखिए स्मिता जी, कांग्रेस वही है, जमीन पे लड़ी थी और अभी भी वही है जनता के बीच में, क्योंकि जिस तरह से गिनती बढ़ रही है, गिनती हो रही है, माफ कीजिएगा, गिनती हो रही है जिस तरह से, और जिस तरह से समय बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ जमीन पे, राजद के कार्यकर्ता वहाँ जमीन पे, तो हम वही जमीन पे रहते हैं। ये बीजेपी हवाई बातें करती है। देखिए उस समय के आरोप क्या बात करें, वो विपक्षी दल है, वो आरोप लगाता है। हम अगर पूरे गठबंधन की बात करें, कांग्रेस हो, राजद हो, वीआईपी हो, तमाम जो हमारे महागठबंधन में जो पार्टियां शामिल, हमने जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी है, जनता के मुद्दे उठाए, तो हमको भरोसा है कि जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। ये अभी शुरुआती रुझान है। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव था, कई तो मैं खुद डिबेट में बैठा, 300 भी पार पहुंचा दिए थे इन लोग, मगर 240 ही है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ शुरुआती रुझान है ये। अभी धीरे धीरे, जैसे अभी मैं खुद आपके चैनल पे देख रहा हूँ कि पहले 160-65 तक था, अभी वो 148 आ गया, तो ये ऊपर नीचे भी जाएगा। इसके बाद 12-1-2 बजे तक जाके स्थिति काफी स्पष्ट होगी, तब आप देखिएगा कि वहां गठबंधन की सीटें बहुत आगे रहेंगी और हम गठबंधन में एकजुट होकर लड़े और जनता के मुद्दे हमने उठाए हैं, खासतौर से पलायन की बात करें। बड़ी खबर मिल रही है, आपके पास लौटूंगी सर सत्यप्रकाश जी। और देखिए जेडीयू दफ्तर में भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी दफ्तर और जेडीयू के कार्यालय, ये दोनों जगह, क्योंकि एनडीए देखिए सरकार बनाती फिलहाल रुझानों में नजर आ रही है, तो ऐसे में दोनों ही जगह पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मिठाइयां बननी शुरू हो चुकी है, मुंह मीठा कराने की देर है। जेडीयू दफ्तर में भी हलचलें शुरू हो चुकी हैं, नेता पहुंचने लगे हैं यहां पर, क्योंकि पूरी तरह से आश्वस्त है जेडीयू कि इस बार भी नीतीश सरकार बिहार में बनने जा रही है, बिहार में बाहर आने जा रही है। तो क्या महिलाओं ने नीतीश सरकार पर ही एक बार भरोसा जताया है? लेकिन बड़ी खबर है कि बीजेपी दफ्तर और जेडीयू के दफ्तर दोनों जगह पर हलचलें तेज हो चुकी है। और अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर, जो सबसे युवा विधायक के तौर पर नजर आएंगी, अगर वो जीतती हैं तो आगे चलती दिखाई दे रही है। बिल्कुल जया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भरोसे और विश्वास पर ही देखिए कहा जाता है कि दुनिया कायम होती है। तो क्या महिलाओं ने एनडीए पर भरोसा किया, जिसके चलते एनडीए इतनी कॉन्फिडेंट है कि एनडीए को विश्वास है कि जीत उनकी ही है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आती है, देखिए मेरे लिए काफी ज्यादा न्यू नॉर्मल है, क्योंकि हरियाणा में भी हमने इस तरह की तस्वीर देखी थी, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। तो बीजेपी के लिए जो रुझान होते हैं, मुझे ऐसा लगता है काफी खुशी भरे होते हैं। इस बात का जवाब वत्सल जी ही देंगे। वत्सल जी, अभी से जश्न की तैयारी हम देख सकते हैं कि शुरू हो चुकी है, यानी आप पूरे कॉन्फिडेंस में है? देखिए निश्चित तौर पर सत्यप्रकाश जी ने कहा कि ये तो शुरुआती रुझान है, अभी 12-1-2 बजे तक जो नेक्स्ट लेवल ऑफ काउंटिंग्स होगी उस पर निर्णय होगा। निश्चित तौर पर सत्यप्रकाश जी ने ये बात सही कही, लेकिन देखिए आप एक बात समझिए, शुरुआती रुझानों में भी अगर मामला 19-20 का है तो ये समझा जा सकता है कि हाँ भाई टक्कर का मुकाबला है, मगर अभी 9:30-10 हुआ है। अगर अभी ही स्पष्ट बहुमत 122 का है, मगर अभी ही शुरुआती रुझानों में एनडीए अगर 160, 165, 155 के आसपास दिखा रहा है, तो निश्चित तौर पर और कुछ मुझे नहीं लगता कि 12-1 बजे तक भी रुकने की जरूरत है, और कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं है। और इसका दूसरा कारण, मेरे इस कॉन्फिडेंस का दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं। अभी एक और आरजेडी के बड़े नेता हैं, मेरे ख्याल से कोषाध्यक्ष हैं, उनका बयान आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में अगर वोट में गड़बड़ी हुई, वोट चोरी पाई गई, तो नेपाल जैसा हाल बिहार का करेंगे।
तो आरजेडी ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस ने 6 महीने पहले ही सरेंडर कर चुका था। वो राहुल गांधी जी के जो मुश्किल से 7 या 8 उनकी रैलियां हुई हैं बिहार में, मुश्किल से, जहां तेजस्वी यादव जी 150 से ज्यादा रैलियां की हैं, राहुल गांधी जी 8 रैली भी नहीं कर पाए हैं। उससे समझ आ ही गया होगा सभी को। जनता ने भी देखा है कि कांग्रेस ने तो 6 महीने पहले ही सरेंडर कर दिया था। तो निश्चित तौर पर देखिए शुरुआती रुझान जरूर है, मगर कहीं ना कहीं ये निर्णायक भी दिख रहे हैं, क्योंकि मामला जो है 19-20 का नहीं है। आज जो है महागठबंधन से 2 गुने से भी ज्यादा जो है शुरुआती रुझान में ही एनडीए है। तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द अभी आपको रिजल्ट आप भी गैस कर लेंगे कि क्या रुझान होने वाला है। वत्सले जी, यही तो कारण है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद दिल्ली, हरियाणा और अब बिहार। इसलिए तो पूरा महागठबंधन या पूरे जो विपक्षी दल हैं वो यही कहते हैं कि आप क्लीन स्वीप कर लेते हैं और वोट चोरी हो जाता है। मैं आती हूं सर आपके पास, एक बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, एक बड़ा अपडेट। क्या बड़ी खबर है? नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं। 2782 वोटों से श्रवण कुमार, लखीसराय से विजय सिन्हा 79 वोटों से, हालांकि वोटों का अंतर बहुत कम है। जेडीयू के श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं नालंदा से, और लखीसराय से डिप्टी सीएम ये विजय सिन्हा जो 79 वोटों से फिलहाल पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हो। सबसे बड़ी बात देखिए, 160 का जो आंकड़ा हम बता रहे हैं, पूरा एनडीए 160 के आंकड़े को लेकर ही इस बार चुनाव का दावा करता रहा कि हम 160 सीटें तो जीतने ही वाले हैं। तो क्या वो कमाल, वो दावा सच होने वाला है? इस पर भी नजरें बनाकर रखिएगा, क्योंकि लोकसभा में 400 प्लस का दावा था, वो हुआ नहीं। लेकिन इस बार बिहार में क्या कोई कमाल हो सकता है? वत्सले जी अपनी बातें पूरी करिए सर। देखिए, आपने क्लीन स्वीप की बात कही। आपको पता है एनडीए और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हर राज्यों में क्लीन स्वीप कर रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण न केवल हमारी नीयत है, उसका मुख्य कारण न केवल हमारा परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका बहुत बड़ा कारण है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की मेहनत। आप देखेंगे आज बिहार में जो हमारा पैनल था, जो स्टार जो कैंपेनर्स का पैनल था, उन्होंने 600 से ज्यादा रैलियां की है। 600 से ज्यादा रैलियां। खुद प्रधानमंत्री जी ने 17 रैलियां की है, गृह मंत्री जी ने 36 रैलियां की है। तो हम मेहनत भी तो कर रहे हैं। न केवल हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, न केवल हमारी नीयत अच्छी है, न केवल हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, मगर उस परफॉर्मेंस के बूते हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए हैं। आप यहां पर ये देखिएगा, बकायदा मेहनत की जा रही है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या बिहार हो, आज हमारी ही सरकार बिहार में भी है, राष्ट्रीय सरकार भी है, मगर कंटेंट नहीं हुए हैं हमारे राष्ट्रीय। बकायदा फील्ड में उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत का नतीजा है। ठीक है, यानी आपके हिसाब से ग्राउंड पर जाना जरूरी हो जाता है। आपसे समझना चाहूंगी संदीप जी, अगर हम 2020 से 2025 के चुनाव को कंपेयर करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। 2020 में जहां हमने देखा था कि कोविड की जद में चुनाव हुआ था, लेकिन उसके उलट 2025 में खूब प्रचार प्रसार हुए, खूब रैलियां हुई। प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, तो सभाओं का एकदम हमने देखा कि किस तरह से फ्लो बना रहा। हर दिन कोई ना कोई नेता सभा प्रचार प्रसार करता ही था। तो क्या इससे फर्क पड़ता है वोटर्स को? इससे क्या वोटर्स के दिल में जगह बनाई जाती है? देखिए, चुनाव में 2-3 चीज़ें असर डालती हैं। जो सरकार रहती है उसका परफॉर्मेंस क्या रहा, जनता के बीच योजनाओं का क्या लाभ हुआ, लाइन ऑर्डर क्या रहा, विकास की क्या रफ्तार रही, एक चीज़। दूसरा, अगर उसमें असंतोष है तो भी बात पहुंचती है। और जब रैलियां और प्रचार होता है तो जनता के बीच नेता अपनी बात कहता है। मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होते हैं उसमें नेता की स्वीकार्यता निर्भर करती है कि उस नेता को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, उसके जो मुद्दे हैं वो जनता पर कितना असर डाल रहे हैं। जैसा अभी जया जी ने प्रधानमंत्री जी की माता जी की बात की थी, मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे भुनाने में बीजेपी बहुत आगे है। दूसरी तरफ वो चुनाव जो कैंपेनर के साथ उसके जो उम्मीदवार होते हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आप देखिए मैथिली ठाकुर को आपने चुनाव। सर आऊंगी आपके पास, एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं, जरूरी है, क्योंकि पल पल के रुझान जो सामने आ रहे हैं उससे कईयों के दिल टूट रहे हैं, तो कईयों की उम्मीद। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही। चिराग पासवान की बात करें तो 9 सीटों पर इनकी पार्टी आगे चल रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर ही अब तक खाता खोल पाई है। देखिए, रुझान है, बदल रहे हैं, लेकिन
निर्दलियों की भी इस बार भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है जया। और चिराग पासवान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर हम तेजस्वी यादव का जिक्र कर रहे हैं तो चिराग पासवान को भी ना भूलें, क्योंकि भले ही पिछली बार 1 सीट पर वो जीते थे, लेकिन इस बार 29 सीटों पर वो चुनावी मैदान में है और इस बार एनडीए के साथ है, तो वो क्या किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि पिछली बार नुकसान जेडीयू को उन्होंने पहुंचाया था, अलग होकर लड़े थे। चिराग पासवान को पौराणिक जी हमने लोकसभा में भी देखा, एनडीए के साथ मिलकर वो चुनाव लड़े और काफी फायदा हुआ पार्टी को। बिहार में भी वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि अगर साथ में है तो फायदा बीजेपी को होगा। देखिए जय जी, बीजेपी की रणनीति व्यक्ति और उसकी पार्टी की जाति के आधार पर पैठ भी होती है। अपन उपेंद्र कुशवाहा को देख रहे, उन्होंने रखा, मांझी को हम देख रहे रखे, इसी तरह से चिराग पासवान एक विरासत को संभाले हैं वहां। सही बात है। रामविलास पासवान वहां के बहुत बड़े नेता रहे हैं, दलित नेता, वो उनके बेटे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी एक बेहतर रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है, इसमें बीजेपी का भी लाभ हो रहा है और चिराग पासवान की भी हैसियत बढ़ रही है, क्योंकि जब आपकी सीटें बढ़ेंगी तो आप वहां के पहचाने हुए दलित नेता के तौर पर उभरेंगे। मुझे लगता है कि ये वाला चुनाव चिराग पासवान के लिए भी बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। अच्छा, और पिछली बार के अपेक्षा सर इस बार सीटें चिराग पासवान को ज्यादा भी मिली। इधर आप जीतन राम मांझी की बात करें तो सीटें उनकी काफी कम हो गई, लेकिन ये बीजेपी की रणनीति है कि वो सभी दलों को साथ के चल रही है। देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में है और जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी भी सत्ता में हिस्सेदारी रहे, क्योंकि अगर आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो आपका राजनीतिक भविष्य बहुत लंबा नहीं होता। तो बीजेपी उन दलों पर भी जोर लगा देती है, या हम यूं कहें कि उन पर दबाव डाल देती है कि अगर आपको हमारे साथ रहना है तो इतनी सीटें हम आपको देंगे। और जरूरत भी है सर, राजनीतिक दलों की, क्षेत्रीय दलों की जरूरत भी है बीजेपी को अपने साथ लेकर चलना। वत्सले जी, क्या मैं आपसे अब ये पूछ सकती हूँ, क्योंकि आप बहुत आश्वस्त हैं कि जो ये रुझान आ रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस है इसे लेकर कि अब ये नतीजों में बदलेंगे, तो क्या मैं आपसे ये पूछूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? देखिए, मुझसे नहीं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने खुद अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने कई बार ये खुले मन से कहा है कि हमारे मुखिया जो है नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार जी के फेस पर ही बिहार का जो चुनाव है, सीएम के फेस के कैंडिडेट नीतीश कुमार ही रहेंगे निश्चित तौर पर। ये कई बार कहा जा चुका है, तो आप अगर मुझसे भी पूछेंगे तो उनके कहने के बाद मेरा जवाब कोई बदलने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी ही बिहार में हमारे मुखिया रहने वाले हैं। ठीक है, अब आपके पास आऊंगी, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी के पास। सत्यप्रकाश जी, अनुभव वर्सेस युवा चेहरा की ये लड़ाई थी। नीतीश कुमार का अनुभव और महागठबंधन के पास युवा चेहरा तेजस्वी यादव, लेकिन अगर इसमें भी अनुभव ही जीतता है तो क्या आप सक्षम नहीं हो पाए युवाओं के मुद्दे बुलाने में, युवाओं तक अपनी आवाज पहुंचाने में? क्या अब भी बिहार का युवा अनुभव पर ही यकीन करता है? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर आप बहुत सारी बातें कह चुके हैं, महागठबंधन कई सारे आरोप लगा चुका है, लेकिन बावजूद उसके अगर बिहार का युवा अगर अनुभव को ही चुनता है तो यह आत्ममंथन की बात है सर। नहीं स्मिता जी, देखिए 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। अभी आपने बोली अनुभव, और अभी ये वत्सली जी बोल रहे थे कि हम परफॉर्मेंस देते हैं, तो मैं दोनों चीज़ें देखिए, अगर अनुभव की बात होती कि हाँ अनुभव पे ही जनता भरोसा करेगी तो प्रधानमंत्री जी कट्टे की बात नहीं करते। अगर परफॉर्मेंस की ही बात होती तो चुनाव से ऐन पहले 10,000 रुपये नहीं देते। आप 20 साल से सरकार में, बीच में 1-1.5 साल अलग बात है, मगर 20 साल से बीजेपी जेडीयू की सरकार में है, उसके बाद भी आपको कट्टे की बात करनी पड़ रही है, उसके बाद आपको 10,000 देने की बात करनी पड़ रही है, उसके बाद भी आप पिछली बार बोलते कि मैं चीनी मिल में चीनी चालू कराऊंगा, उसी की चाय पी के जाऊंगा, इस बार भी मैं फिर यही भाषण बोल के। तो आपके पास है क्या? आपने सिर्फ और सिर्फ लुभावनी बातें की। अगर 20 साल की सरकार में देखें, वही गुंडाराज है, एसपी की हत्या हो जाती है, घर में घुस के गोलियां मारी जाती है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जाती है, वही पटना राजधानी जैसे पौष इलाके में। तो ये 20 साल की सरकार ने कुशासन किया है, रोजगार है नहीं, पलायन होते जा रहे हैं। अमित शाह जी तो खुद बोल के गए अभी कि भाई यहाँ पर बिहार में तो कोई इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती, यहाँ की मिट्टी ऐसी नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं। वहां का युवा रोजगार मांग रहा है, वहां का युवा चाहता है कि मैं बिहार में ही रहूं, बाहर नहीं जाना पड़े। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो 20 साल से वहां का युवा हो, महिलाएं हो, क्यों नहीं हो पा रहा है सर? दलित वर्ग की सत्यप्रकाश जी, जब आपकी बातें मतदाताओं तक पहुंची है तो वो नतीजों में दिखाई क्यों नहीं देती, केवल चुनावी मंच तक क्यों रह जाती है? नहीं जया जी, देखिए यही अब फिर वही बात है, आप लोग इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? ये पूरे मीडिया इतनी जल्दबाजी में क्यों आया था? आप तो अभी से सीएम भी पूछने लगे थे, मगर मेरे से नहीं पूछ रहे। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आप इनसे सीएम तक पूछने लग गए, मगर मेरे से तो आपने एक भी सवाल नहीं किया कि आपका सीएम फेस तो तेजस्वी यादव जी। तो यही दिखता है। नहीं अस्मिता जी एक मिनट, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री अस्मिता जी एक मिनट, क्या गलत है सर? यही नहीं अस्मिता जी एक मिनट, हमने तो फेस सामने किया,
अमित शाह जी को बयान कोई भूला नहीं है। वो प्राइम चैनल पे बैठ के बोल रहे थे कि हम एक साथ बैठेंगे तो डिस्कस होगा। वात्सल्य जी बोल रहे कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा किया था। कब घोषणा किया कि सीएम फिर नीतीश कुमार रहेंगे, और नीतीश कुमार का हाल क्या किया इन्होंने, इनको मालूम है। अभी मैं बोल रहा हूं कि हमारी सरकार बनेगी, आप देखते रहिए ना। मैं 12 बोल रहा हूं, चाहे लोकसभा चुनाव कर लीजिए, अब विधानसभा के चुनाव की बात कर ली, कितनी हम आगे रहते थे पीछे करते थे, तो ये होता रहता है। बिल्कुल सर, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। काम अगर किया है तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। संदीप जी आपके पास आऊंगी। संदीप जी, अगर मैं महिला वोटर्स की बात करूं तो इस बार ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने खूब अच्छा परफॉर्म किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिनके घर के जो पुरुष है वो बाहर दूसरे राज्य में काम करते होंगे, सालों घर से बाहर रहते हैं और कुछ पैसों के चलते अपने परिवार को छोड़ देते हैं। क्या उनकी टीज भी हमें नजर आई होगी इस चुनाव में सर? क्योंकि उनका दर्द वही जानती है। ये स्वाभाविक सी बात है कि जिसका पति बाहर हो, बच्चे बाहर हो, उस महिला पर असर पड़ता है। लेकिन ये भी ठीक है कि राज्य की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या उसे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मिल रहा है, जन सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, अधोसंरचना का विकास हुआ है। तमाम मुद्दे एक साथ, चुनाव में कोई एक मुद्दा नहीं होता है। व्यक्ति की जिंदगी पर असर डालने वाले सारे मुद्दों का वो कैलकुलेशन करता है और फिर वो नतीजे पर पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि वोटिंग का जो प्रतिशत महिलाओं का बढ़ा है वो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं कि उन्हें सुरक्षा भी मिली है, उन्हें विकास की संभावना है, या कांग्रेस के वादों पर भरोसा है, आने वाले समय में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इन सारे मुद्दों को लेकर वोटर निकला। तो इसमें जैसे चुनाव आयोग का एक अभियान है कि वोटर ज्यादा निकले, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की जो कोशिश रही है, वोट प्रतिशत बढ़ने के कई कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता। तो तमाम कोशिशों के चलते वोट प्रतिशत बढ़ा है। और बात सही है, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, बीजेपी, हमें 12 बजे तक और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा जो बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कही कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनेंगे जय जी, लेकिन वो 5 साल रहेंगे, यह सवाल जरूर रहेगा। अच्छा, भरोसा कर सकते हैं क्या सर नीतीश कुमार पर? नीतीश कुमार को पहले दौर में तो आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आपने वादा किया है और एकदम वादा तोड़ेंगे आप तो देश की जनता के बीच विपरीत असर जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो ये जो ऐसे राज्य हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियां भी काफी मजबूत दिखाई देती है, बीजेपी को उसका साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अकेले अपने दम पर तो बिहार में सरकार बना ही नहीं सकती, हुआ ही नहीं है, संभव भी नहीं है। वहां पर वहां की जो राजनीति है, जातिवादी राजनीति बटी हुई है, और आप नीतीश कुमार को किनारे करके आप सत्ता नहीं बना सकते। आप राजद के साथ जा नहीं सकते, कांग्रेस के साथ आप जा नहीं सकते। आपकी मजबूरी है कि आप नीतीश कुमार को लेके चलें, चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, मांझी को। जब ये गठजोड़ बनाएंगे तो आप सरकार बनेगी। और मैं एक जय जी और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और राजद को सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो है अपराध को लेके। जो लालू के दौर के राज्य की बात बीजेपी ने की है, उसका जनता पर असर आज भी है। और मुझे लगता है कि जहां भी कांग्रेस कमजोर हो रही है उसके पीछे बड़े कारण अपराध से जोड़ के देखती है बीजेपी। सही बात है। वत्सल जी, इस पर एक रिएक्शन आपसे और उसके बाद सत्यप्रकाश जी से, फिर हम यहाँ पर आपका धन्यवाद करेंगे। लेकिन वत्सल जी, ये तो बात सही है कि जेडीयू की जरूरत है बीजेपी को। बीजेपी के पास बिहार में ऐसा, हालांकि बड़े नेता है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, बड़े बड़े चेहरे, बड़े नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार को टक्कर दे पाए उनके जैसा करिश्माई चेहरा बिहार में बीजेपी के पास तो नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सोच ही नहीं रही है इस लाइन में कि जेडीयू के बिना या नीतीश कुमार जी के बिना बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी, मुख्यमंत्री, ये मैटर ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है कहीं पर भी। वहीं दूसरी तरफ आप अगर कांग्रेस की बात करते हैं ना, देखिए एक बात आप समझने की कोशिश करिए, आज कांग्रेस जो है फ्रेंडली सीट में कॉन्टेस्ट करने की बात कर रही है। आज भी महागठबंधन में 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर 4 पॉलिटिकल पार्टी इनके महागठबंधन की एक साथ लड़ रही हैं और इनका बहाना क्या है, हम तो फ्रेंडली तौर पर लड़ रहे हैं। इन्हीं के महागठबंधन में जो वीआईपी एक पार्टी है वो जो है तेज प्रताप को सपोर्ट कर रही है। मतलब महागठबंधन की पार्टी तेज प्रताप को एक निर्दलीय उम्मीदवार जो अलग पार्टी बनाकर, तो इस तरीके का तो कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन जो है ना वहां की प्रदेश की जनता भांप चुकी है। वहीं अगर आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात करें, हमारे यहां बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट है, सारी चीजें, कोई किसी से नहीं लड़ रहा है।
नीतीश कुमार का प्रचार माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कैंडिडेट का प्रताप जो है चिराग के पासवान चलते कर रहे ये जो हैं। रुझान तो यहाँ हम पे देख कोई रहे हैं। confusion- ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है सत्यप्रकाश जी, 12 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां उन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं और आपने भी अपने प्रत्याशी उतारे। आप कहने को महागठबंधन में सहयोगी दल है, लेकिन एक दूसरे को ही कंपटीशन दे रहे हैं। जया जी, फिर वही बात मैं बोलूंगा, आप अच्छी एक तेज तरह पत्रकार हैं। आपको भी मालूम होगा हरियाणा में मैं बताया तो 4 सीटें ऐसी थी जहां फ्रेंडली पे लड़ रहे थे, महाराष्ट्र में 12 सीटें ऐसी थी जहां फ्रेंडली पे लड़ रहे थे। तो ये होता रहता है हर राजनीतिक दल का, इनका भी था, इसलिए इनको या तो पता नहीं होगा वत्सल जी को स्टडी करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात देखिए, अभी इन्होंने बोले कि हम ऐसे सोचते भी नहीं है। जेजेपी का हरियाणा में क्या हाल किया है पूछिए इनसे, अकाली दल का क्या हाल किया पूछिए इनसे, शिवसेना का क्या हाल किया पूछिए। और एक मैं संगठन के तौर पर बात करूं, जदयू की खासतौर से बात करूं, नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने संगठन को बचा लिया। ये तो ललन सिंह के साथ ये क्या करने वाले थे, क्या खेल करने वाले थे, वो पूरा देश जानता है, बिहार की जनता भी जानती है। तो वो तो नीतीश कुमार जी ऐसे थे जिन्होंने इंटैक्ट अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को रख लिया। नहीं तो ये वो करना वही चाह रहे थे। मगर वही बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को मालूम है कि मेरे बिना चल नहीं सकते, इसीलिए इनको भी डर है कि नीतीश कुमार जी को मजबूरी में लेना पड़ेगा। नहीं तो शिवसेना जैसा हाल उनका कर देते, अकाली दल जैसा हाल कर देते, प्यार को इनका नाम भी दिया हम जाएगा जैसा और हाल कर बिहार की देते, जनता ने इसलिए दे बोल दिया रहा हूं। होगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।